सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं BEGLA बेगला 137 लैंग्वेज टू लिटरेचर बीकॉम सेकेंड ईयर का। हम आज ब्लॉक 2 देखेंगे और इससे पहले हमने ब्लॉक 1 के 4 यूनिट्स और ब्लॉक सेकेंड का 5th एंड 6th यूनिट देख लिया है। सो मेक श्योर कि आप वो वीडियोस देख चुके हैं, और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वो वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। तो आज कंटिन्यू करते हैं हम अपना ब्लॉक 2 का यूनिट 7 हम स्टार्ट करेंगे आज, जिसका नाम है फिगर ऑफ स्पीच, सेकंड पार्ट है जो, ठीक। तो इसमें बेसिकली हमें 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। आयरनी, पैराडॉक्स, एंटीथेसिस। आयरनी हमारे पास 3 तरीके की दे रखी है, द आयरनी ऑफ सिचुएशन, आयरनी कॉन्ट्रास्ट, आयरनी इन सटायर, और पैराडॉक्स और एंटीथेसिस, यही चीज़ें हमको दे रखी है यूनिट 7 में। तो स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट 7। तो हमारा पहला टॉपिक है आयरनी। तो आयरनी क्या होता है? आयरनी कंसिस्ट इन यूजिंग वर्ड्स विच आर अपोजिट टू वंस मीनिंग। मतलब जैसे हम कहना कुछ चाहते हैं बट हम उसका अपोजिट कहते हैं, है ना। ह्यूमरस या माइल्डली सरकास्टिक यूज ऑफ वर्ड्स टू एम्प्लॉय द अपोजिट ऑफ वॉट दे मीन। मतलब हम कहना कुछ चाहते हैं बट हम उसका अपोजिट कहते हैं, एक ह्यूमरस वे में, एक सरकास्टिक वे में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, इफ़ यू से व्हाट अ गुड फ्रेंड यू आर, व्हेन यू मीन जस्ट अपोजिट, यू आर यूजिंग द डिवाइस आयरनी। मतलब जैसे हम किसी को कह रहे हैं कि वाह कितने अच्छे दोस्त हो तुम, ठीक है, व्हाट अ गुड फ्रेंड यू आर, और हम उसका हमारा मतलब उसका जस्ट अपोजिट था, मतलब कितने बेकार दोस्त हो तुम, मतलब कैसे दोस्त हो तुम, ठीक है। तो हमने उसको ऐसे कहा कि व्हाट अ गुड फ्रेंड यू आर, ठीक है, तुम कितने अच्छे दोस्त हो, ठीक है। तो यहाँ हमने आयरनी का यूज़ किया। तो आयरनी क्या होता है? ह्यूमरस, माइल्डली ह्यूमरस या माइल्डली या सरकास्टिक यूज ऑफ वर्ड्स टू इम्प्लाई द अपोजिट ऑफ व्हाट दे मीन, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम और ले सकते हैं, जैसे बहुत मौसम ख़राब है और बहुत ठंड है, रेनी सीजन है, ठीक, बहुत बारिश हो रही है, ग्रेइश वेदर है, और हम कह रहे हैं यू माइट से व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ठीक है, क्या खूबसूरत मौसम है। तो हमने यहाँ जो बोला उसका हमारा मतलब जस्ट अपोजिट था, जो हमने बोला उसका मतलब हमारा जस्ट अपोजिट था, हम कहना जो चाह रहे थे, ठीक है। जैसे बहुत ख़राब बारिश वाला सीज़न और बहुत ठंड पड़ रही है और ग्रेइश वेदर है, तो हम कह रहे हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ठीक है। तो मतलब हम वहाँ ये दिखाना चाह रहे हैं कि मतलब कितना बेकार मौसम है, बट हम उसका अपोजिट कह रहे हैं, ठीक है। तो ये एक हम सरकास्टिक वे में या ह्यूमरस वे में हम उसे कहते हैं, ठीक है, अपोजिट चीज़ें बोलते हैं, जो हम कहना चाह रहे हैं उसका जस्ट अपोजिट बोलते हैं। अब देखो उसका सेकंड एग्जांपल है, जैसे हमारे किसी सिबलिंग का रूम है, वो हॉस्टल में रहता है, हम उसके यहाँ गए, ठीक है। तो उसका रूम बहुत गंदा था और बहुत कह सकते हो अनक्लियर, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर फेंक रखी थी और बहुत मतलब अनप्रॉपर रूम था उसका। तो हम उसे उल्टा जैसे अपोजिट वे में ऐसे कहेंगे, ओ यू शुड गेट एन अवार्ड फॉर क्लीनलीनेस। मतलब तुम्हें एक क्लीनलीनेस के लिए अवार्ड मिलना चाहिए, ठीक है। मतलब कोई ख़राब रूम के लिए तो अवार्ड देगा नहीं, ठीक है, साफ़ सफाई का अवार्ड तो मिलेगा नहीं। तो हमने इसको एक सरकास्टिक वे में, ह्यूमरस वे में उसे अपोजिट कहा, ठीक है, बट हमारा मीनिंग जस्ट अपोजिट था उसका। ये हमारा आयरनी होता है, ठीक है, कि मतलब हम ह्यूमरस, माइल्डली या फिर सरकास्टिक यूज ऑफ वर्ड्स करते हैं टू एम्प्लॉय द अपोजिट ऑफ व्हाट दे मीन। मतलब हम जो कहना चाह रहे हैं जस्ट उसका अपोजिट बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं द आयरनी ऑफ सिचुएशन। आयरनी ऑफ सिचुएशन में क्या होता है कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो ना होके कुछ और हो जाता है। जैसे हम अगर मूवी देखते हैं या कोई वेब सीरीज़ वगैरह कुछ भी देख रहे हैं, तो उसमें हम जब देखने लगते हैं तो हम एक उम्मीद लगाते हैं कि हाँ लास्ट में ऐसा होगा, है ना, कि विलन मर जाएगा, हीरो जो है वो जीत जाएगा, एंड जो दोनों हीरो और हीरोइन है इन दोनों की शादी हो जाएगी और वो बहुत हैप्पीली लाइफ जी रहे होंगे। तो हम ये एक उम्मीद लगाते हैं, मतलब एक कहते हो कि एक्सपेक्ट करते हैं कि ये होगा एट लास्ट, बट वैसा ना होके कुछ और हो जाता है, ठीक है, कुछ अलग ही हो जाता है एट लास्ट। तो वो होता है हमारा द आयरनी ऑफ सिचुएशन। जैसे अब देखो, अगर हम इसका एग्जांपल लें, अ पायलट हैज़ अ फियर ऑफ हाइट्स, ठीक है। तो मतलब जो पायलट है उसे ऊंचाई से डर लगता है। तो पायलट है वो, तो वो अगर उसको तो हाइट से ही डील करना है रोज़ के रोज़, तो उसे अगर हाइट से डर लग रहा है तो ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ है ना, कि भाई पायलट को रोज़ हाइट से ही डील करना है, हाइट में ही उसे अपना एयरक्राफ्ट उड़ाना है। तो जब इसे हाइट से ही डर लगेगा तो वो कैसे अपने जॉब को प्रॉपरली कर पाएगा। तो ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ है, ठीक है। तो इसे को हम आयरन ऑफ सिचुएशन कहते हैं, आयरनी ऑफ सिचुएशन कहते हैं। या फिर एक और एग्जांपल लें, अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन। मतलब फायर स्टेशन जो था उसी में आग लग गई। तो फायर स्टेशन का काम होता है कि वो कहीं आग लगे तो उसे बुझाती है ना। तो बट अगर फायर स्टेशन में खुद ही आग लग जाए और वो जल जाए, तो मतलब वो एक आयरनी ऑफ सिचुएशन हुआ कि मतलब उससे जो एक्सपेक्ट किया जाता है वो ना होके उसका अपोजिट ही हो गया, ठीक है, कुछ और ही अपोजिट हो गया उसका। मतलब फायर स्टेशन जो कहीं आग लगती है तो उसे बुझाने का काम करती है, तो फायर स्टेशन में ही आग लग गया और वो जल गया, ठीक है। अब देखो ये जो हमारे पास एक स्टोरी दे रखी है द गिफ्ट ऑफ मिजाई, तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें बेसिकली कपल के बारे में है, हस्बैंड वाइफ, ठीक है।
इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। और क्रिसमस आ रहा होता है और ये दोनों एक दूसरे को कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं। तो जो हस्बैंड होता है उसके पास एक वॉच रहती है, अपने लिए एक गोल्ड की चेन लेना अपने वॉच के लिए, और वो जो वॉच रहती है उसकी, वो उसके मतलब इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कह लो, कि मतलब उसके दादाओं परदादाओं से उससे मिली रहती है गिफ्ट। तो वो चाहता है अपने उस वॉच के लिए गोल्ड चेन लेना। और जो उसकी वाइफ रहती है वो अपने हेयर के लिए बहुत कॉन्शियस रहती है, उसके हेयर बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत लंबे लंबे रहते हैं, तो उसे हेयर एक्सेसरीज खरीदने रहते हैं, क्लिप उसे लेने रहते हैं, ठीक है। ऐसा ही कुछ वो सोच रखी होती है कि उसे चाहिए। तो अब ये जो एक दूसरे को कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं क्रिसमस के टाइम पे, क्रिसमस आ रहा है, बट ये लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। तो जो हस्बैंड होता है वो अपने वाइफ, मतलब ये दोनों ये भी जानते हैं कि हाँ मेरे हस्बैंड को अपने वॉच के लिए एक गोल्ड चेन चाहिए, ठीक है। और हस्बैंड ये भी जानता है कि मेरी वाइफ को उसके बाल प्रिय हैं और वो अपने बालों के लिए ये लेना चाहती है। तो इन दोनों को एक दूसरे की चॉइस पता है, तो ये दोनों क्रिसमस पे एक दूसरे को गिफ्ट करना चाहते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो हस्बैंड होता है वो अपनी वॉच जो इसके फादर और उसके फादर को उसके फादर से मिली थी, तो जो इसके पास वॉच थी, वो उस वॉच को बेचकर अपनी वाइफ के लिए वो हेयर एक्सेसरी खरीद लेता है। और जो वाइफ होती है ना, वो अपने हेयर्स को कटवा देती है और उन हेयर्स को सेल करके अपने हस्बैंड के लिए गोल्ड चेन ले लेती है उसके वॉच के लिए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, तो जो हमारा जो क्रिसमस का गिफ्ट उन्होंने एक दूसरे के लिए लिया था वो तो वेस्ट हो गया, क्योंकि जो उसके हस्बैंड ने उसके लिए हेयर एक्सेसरीज खरीदा था वो अब किसी काम का नहीं, क्योंकि उसकी वाइफ ने अपना हेयर कटवा लिया, ठीक है। और जो वाइफ थी उसने अपने हस्बैंड के लिए वॉच चेन खरीदा, बट अब जो हस्बैंड है उसने वो वॉच सेल आउट कर दिया, तो अब उसके काम का भी वो कुछ नहीं था वो चेन, है ना। तो यहाँ वो जो गिफ्ट लाए थे एक दूसरे के लिए वो तो अब किसी काम का नहीं रहा, किसी यूज़ का नहीं रहा, बट यहाँ जो एक उन दोनों को जो मिला इस क्रिसमस गिफ्ट, वो एक दूसरे का प्यार मिला कि वो एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आयरनी ऑफ सिचुएशन हुआ कि मतलब वो गिफ्ट तो लाया इतना मेहनत करके, बट उसने अपने बाल ही कटवा लिए और इसने अपने वॉच सेल कर दी। तो दोनों का गिफ्ट जो था हमारा वो किसी काम का नहीं रहा, किसी यूज़ का नहीं रहा। तो यहाँ आयरनी ऑफ सिचुएशन हुआ कि हमने सोचा कुछ था, हुआ कुछ और, ठीक है। तो ये हमारा आयरनी ऑफ सिचुएशन होता है। तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, आयरनिक कॉन्ट्रास्ट। आयरनिक कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, इज अचीव्ड बाय शोइंग द इमेजिनरी एंड एक्चुअल सिचुएशन एट द सेम टाइम। मतलब जब हमें जो राइटर होता है वो इमेजिनरी और एक्चुअल सिचुएशन एक साथ दिखा दे, तो वो हमारा होता है आयरनिक कॉन्ट्रास्ट। जैसे यहाँ दे रखा है कि जैसे एक मूवी का सीन चल रहा था, ठीक है। तो एक उस मूवी में क्या हो रहा था कि एक पर्सन जो है वो मर रहा था, और मतलब ऐसा उस मूवी में दिखाया गया था कि बहुत चिल होके वो मर रहा था। चिल मीन्स कि ना कोई खून है, ना दर्द है, ना वो चिल्ला रहा है। जो रूम है वो उस रूम में बहुत डीम लाइट जली हुई है, स्लोली स्लोली म्यूज़िक चल रहा है, ठीक है। और कह लो मतलब अलग ही माहौल बना हुआ है और वो बहुत आराम से मर रहा है, ऐसा उस मूवी में दिखा रहा था। बट जो हमारा राइटर है, हमारे जो राइटर हैं वो क्या कह रहा है कि तभी उनको एक रियल एक्चुअल सिचुएशन, एक्चुअल रियल लाइफ सिचुएशन याद आ गई कि उनके पड़ोस में कोई था, मतलब पर्सन, उसने सुसाइड कर लिया था, ठीक। और क्या कह रहा है, तब जो राइटर थे हमारे वो 9 और 10 ईयर्स के थे, और वो उस बंदे ने सुसाइड किया और उसने अपने आप को शूट किया था, ठीक है। वो अपने दिल पे गोली मारना चाह रहा था, मतलब हर्ट पे, और उसने अपने चेस्ट पे शूट कर लिया था। और वो फिर ट्राई करता है अपने आप को शूट करने का, बट वो सेकंड टाइम अपने स्टमक पे, अपने पेट पे गोली मार लेता है, ठीक है। और जो इसने 2 बार अपने आप को शूट किया, उन दोनों शूट के बीच में 40 सेकेंड्स का गैप रहता है। तो ये जो गैप उसने लिया वो ऐसा था कि जैसे वो खुद कंफ्यूज था, वो 40 मिनट ये सोच रहा था कि मैं अपने आप को दूसरा शूट करूं या मैं हॉस्पिटल जाऊं और मेडिकल ट्रीटमेंट लूं, ठीक है। तो ये एक कह सकते हो आयरनिक कॉन्ट्रास्ट था, जिसमें हमको रियल लाइफ वर्सेस रियल लाइफ दोनों दिख गया एक ही बार, इमेजिनरी वर्सेस एक्चुअल सिचुएशन दोनों दिख गया। मतलब जैसा वो मूवी में दिखा रहा था कि डेथ कितनी इजीली से उसको हो रही, मतलब वो कितना आराम से मर रहा था, और जो सेकंड हमने एक्चुअल लाइफ वाला देखा कि जो वो पर्सन था उसने सुसाइड किया, तो उसके मरने के बाद बहुत शोर शराबा होने लगा, पूरे कॉलोनी के लोग एक जगह आ गए, बहुत हल्ला हो रहा था, सब रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो जो रियल लाइफ का था वो अलग ही था, ठीक है। तो ये आयरनिक कॉन्ट्रास्ट हुआ, ठीक, जिसमें शोइंग द इमेजिनरी एंड द एक्चुअल सिचुएशन एट द सेम टाइम। तो ये था हमारा आयरनिक कॉन्ट्रास्ट। और अगला है हमारा आयरनी इन सटायर। तो आयरनी इन सटायर क्या होता है, जब हम आयरनी इन सटायर होता है जब ह्यूमरस वे फॉर क्रिटिसाइजिंग समवन, मतलब मजाक मजाक में किसी की आलोचना करना, किसी मजाक मजाक में हम उसकी बुराई कर रहे हैं, ठीक।
अब हम ये ह्यूमरस वे में क्यों करते हैं, मतलब आयरनी इन सटायर है वो ह्यूमरस वे में क्यों होता है, क्योंकि जो हम बात बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो उसको एक शुगर कोटिंग हो जाए जो सामने वाले को वो ईजिली ले पाए, वो जिसके बारे में हम बोल रहे हैं वो ईजिली उसको सुन सके, बर्दाश्त कर सके, इसलिए हम उसे ह्यूमरस वे में कहते हैं, ठीक है। राइटर ऑफ सटायर यूजेज लाफ्टर अगेंस्ट द सिचुएशन, अ पर्टिकुलर पर्सन और अ टाइप ऑफ पर्सन विद द एम ऑफ करेक्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। अब देखो क्या कह रहा है कि जो आयरनी इन सटायर होता है, मेक फन ऑफ अ पर्सन, ठीक है, आइडिया और इंस्टीट्यूशन, मतलब हम किसी पर्सन या आइडिया या इंस्टीट्यूशन का मजाक बना रहे हैं, ठीक है, ह्यूमरस वे में उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और इट्स पर्पज इजंट जस्ट टू एंटरटेन बट ऑल्सो टू इन्फॉर्म एंड मेक पीपल टू थिंक। मतलब जो आयरनी सटायर होता है इसका बस ये यही मकसद नहीं होता है कि वो एंटरटेन करे, बट इसका ये भी एक वो मोटिव होता है कि ये इन्फॉर्म करे और पीपल को सोचने पे मजबूर करे, मतलब हाँ लोग सोचने लगे उसके बारे में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे पॉलिटिशियंस पे कार्टून टाइप देता है टीवी पे, तो एक वैसे ही हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 90% ऑफ द पॉलिटिशियंस गिव द अदर 10% अ बैड रेपुटेशन, मतलब जो 90% पॉलिटिशियंस होते हैं वो बाकी के 10% पॉलिटिशियंस को बेकार रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी बैड रेपुटेशंस दिखाते हैं उनकी, ठीक है, उनको बेकार ही मतलब उनके काम और उनकी रेपुटेशंस बेकार दिखाते हैं। जो 90% होते हैं वो 10% बचे हुए 10% की रेपुटेशंस को बेकार दिखाते हैं सबके सामने, ठीक है। तो ये होता है हमारा आयरनी इन सटायर, मतलब हम ह्यूमरस वे में किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है, मजाक मजाक में उसकी आलोचना कर रहे हैं, और हम ह्यूमरस वे में क्यों कर रहे हैं, ताकि उस पर एक शुगर कोटिंग हो जाए, ताकि सुनने वाले को ज़्यादा बुरा ना लगे और वो उसे ईजिली सुन पाए, ठीक है, और ईजिली ईजियर टू टेक। देखो क्रिटिसिज्म ईजियर टू टेक लिखा है ना, विच मेक्स द क्रिटिसिज्म ईजियर टू टेक, मतलब वो ईजिली उसे मतलब ज़्यादा कड़वा ना लगे, ऐसा कह लो। और इसका एक यही मोटिव नहीं होता है कि एंटरटेन का राइटर होता है उसका, मतलब जो आयरनी इन सटायर है इसका सिर्फ यही मोटिव नहीं है कि ये सिर्फ एंटरटेन करे, बट ये पीपल को इन्फॉर्म और सोचने पे एक बार मजबूर वो कर देता है कि हाँ लोग सोचने लगें, ठीक है, और लोगों को इन्फॉर्म करता है कि हाँ कि तुम में ये चीज़ गलत है, ये करेक्ट करना है तुम्हें, ये चीज़ें, ठीक है। तो हमारा आयरनी इन सटायर। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे जो है पैराडॉक्स। तो पैराडॉक्स क्या होता है, कि ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, मतलब जिसमें अपनी ही बात को अपोज भी कर रहा है, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें दोनों चीज़ें लिखी हैं, एक तो पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ठीक है, मतलब सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, दो अपोजिट चीज़ें एक स्टेटमेंट में ही लिखी हुई है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, और मतलब जैसे पढ़ने पे लगेगा कि इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही सेंसलेस है, बट उसे हम ध्यान से पढ़ेंगे तो उसका मतलब होता है, ठीक है, वो यूजलेस नहीं होता है और मीनिंगलेस नहीं होता है, वो सही चीज़ें होती हैं, ठीक है, बट उसे ध्यान से पढ़ने पे उसकी मतलब हमें समझ आती है, तो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कह लो, तो उसे हम पैराडॉक्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, दिस इज द बिगनिंग ऑफ द एंड, तो इस एग्जाम्पल में बिगनिंग वर्ड भी और एंड वर्ड भी है, शुरुआत भी और अंत भी है, तो ऐसे तो इसका मतलब नहीं समझ आ रहा, जैसे दिस इज द बिगनिंग ऑफ द एंड, बट ध्यान से पढ़ने पे लग रहा है ना कि हाँ क्या कह रहा है कि ये अंत की शुरुआत है। हो सकता है किसी मूवी में एंडिंग चल रहा हो, वो एंडिंग की शुरुआत हो, या फिर किसी भी एंडिंग की शुरुआत की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है, तो यही हुआ, दिस इज द बिगनिंग ऑफ एंड, तो ये पैराडॉक्स हुआ हमारा, ठीक है। अब एक बर्नार्ड शॉ की लाइन है, यूथ इज वेस्टेड ऑन द यंग, मतलब यूथ इज वेस्टेड ऑन द यंग, मतलब जो हमारे ओल्ड एज पीपल्स होते हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होती है, ठीक है, नॉलेज ज़्यादा होता है, तो उनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, बट जो हमारे यंग लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, उन्हें ये नहीं पता कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, तो वो अपने यूथ को गलत जगह पे गलत चीज़ें कर रहे हैं और अपने यूथ को वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि मतलब ओल्ड पीपल्स के बाद पास समझ होती है और कह सकते हो कि एक्सपीरियंस है, तो उन्हें पता है क्या सही है क्या गलत है, बट उनके पास यूथ नहीं है, उनके पास उतना स्ट्रेंथ नहीं है कि वो अब उन चीज़ों को कर पाएँ जो वो समझ पा रहे हैं कि सही है और गलत है। बट जो यूथ है, मतलब जो यंगस्टर्स हैं जिनके पास यूथ है अभी, बट वो अभी उन चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं और गलत चीज़ों पर अपने यूथ को वेस्ट कर रहे हैं, तो यही है, यूथ इज़ वेस्टेड ऑन द यंग। तो यही हमारा पैराडॉक्स है, दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें यूज़ की गई हैं इसमें कि यूथ जो है वो वेस्ट हो रहा है यंगस्टर्स पे, ठीक है। तो अब थर्ड पे आते हैं, द मोर यू गिव द मोर यू गेट, ये भी हम कहते हैं जितना तुम दोगे उतना तुम्हें मिलेगा, तो गिव और गेट मतलब हम जितना देंगे उतना हमें मिलेगा, तो ये भी पैराडॉक्स है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है कि देंगे तो बढ़ेगा कैसे कोई चीज़, है ना, जैसे हम दे रहे हैं तो हमें कैसे मिलेगा, तो जैसे इसका जैसे देखो जितना ज़्यादा हम नॉलेज बांटेंगे, ठीक है, उतना हमें हमारा नॉलेज भी बढ़ेगा, ठीक है, तो द मोर यू गिव द मोर यू गेट, और जितना प्यार हम बांटेंगे उतना प्यार हमें लोगों से मिलेगा, तो ये हमारा देखो समझने पे हमें उसकी मीनिंग बहुत आराम से समझ आ जाएगी और ये सब सही स्टेटमेंट्स हैं, बट ऐसे ही पढ़ने पे उतना नहीं समझ आता है कि मतलब ऐसा लगता है कि इसका कुछ मतलब ही नहीं है, ऐसे ही स्टेटमेंट्स हैं सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, बट इसकी मीनिंग होती है, ठीक है। अब फोर्थ एग्जाम्पल है, द मोर चॉइसेस यू हैव द लेस सेटिस्फाइड यू आर विथ ईच वन,
मतलब जितना चॉइसेस तुम्हारे पास है उतने कम सेटिस्फाइड हो ईच वन से, मतलब सबसे तुम उतने कम सेटिस्फाइड हो। तो ये भी एक पैराडॉक्स ही है कि मतलब हमारे पास इतने सारे चॉइसेस हैं और हमारी सेटिस्फेक्शन फिर भी कम है ना। तो जैसे हम मॉल वगैरह में जाते हैं, हमारे पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, अलग अलग ब्रांड्स के हमारे पास क्लोथ्स रहते हैं, बट हमारे पास जितने हैं ब्रांड हैं, क्लोथ ले लो या फिर शैम्पूज ले लो, तो एक हेयर फॉल के लिए हो गया, डेंड्रफ के लिए हो गया, फिर कंडीशनर हो गया, मतलब कई वेराइटीज़ होती हैं हर चीज़ की, है ना। तो हमारे पास जितने चॉइसेस होंगे उतना लेस सेटिस्फाइड होंगे हम, ठीक है। तो ये भी एक पैराडॉक्स का ही एग्जांपल हो गया। तो ये था हमारा पैराडॉक्स। अब बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक पे, जो कि है हमारा एंटीथीसिस। अब एंटीथीसिस क्या होता है? ये ऐसे दो फ्रेजेस, क्लॉज, सेंटेंसेस या फिर कह लो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज जो कि यूज़ किए जाते हैं एक स्टेटमेंट में और जिसका स्ट्रक्चर सेम होता है, जिसे हम पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, नो पेन नो गेन, ठीक है। अब देखो इसमें कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज है, ठीक है। अब कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज, कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स, कॉन्ट्रास्टिंग फ्रेजेस, क्लॉज, सेंटेंस एक एक स्टेटमेंट में आए तो उसे हम एंटीथीसिस कहते हैं। और जिसका कह लो सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होगा। जैसे नो पेन नो गेन में हमारा जो दोनों फ्रेज लो स्टार्ट हो रहा है नो से, है ना, नो पेन नो गेन। तो जो नो नो है दोनों साइड, ये सिमिलर स्ट्रक्चर दिखा रहा है, सिंगल स्टेटमेंट में सिमिलर स्ट्रक्चर है दोनों, जिसे हम पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। और पेन और गेन दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज हैं, है ना। तो ये एक हमारा एंटीथीसिस का एग्जांपल हुआ कि मतलब अगर बिना कष्ट के हमें किसी प्रकार का लाभ भी नहीं मिलेगा, है ना, बिना कष्ट उठाए हमें किसी प्रकार का लाभ भी नहीं मिलेगा। तो जितना हम रिस्क लेंगे उतना हमें बेनिफिट होगा। तो वही है नो पेन नो गेन, मतलब कोई पेन नहीं है तो फिर कोई गेन भी नहीं है। और सेकंड एग्जांपल है टू अर्र इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। मतलब अब देखो दोनों फिर से दोनों जो हमारे पार्ट्स हैं, देखो टू अर्र इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, मतलब दोनों स्टार्ट टू से हो रहे हैं, है ना। तो इसमें सिमिलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हुआ, ठीक। और टू अर्र इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन मतलब इंसान का स्वभाव है गलतियां करना और माफ़ करना भगवान का स्वभाव है, ठीक है। तो मतलब यहाँ जो अर और फॉरगिव है, तो ये दोनों जो हैं कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया हैं, अर गलतियां करना और फॉरगिव मतलब माफ़ कर देना। तो ये हमारे दोनों कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज जो हैं वो एक ही स्टेटमेंट में हैं और दोनों का सिमिलर स्ट्रक्चर भी है, तो पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी है यहाँ पे और कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ भी आया है एक ही सेंटेंस में। और तो ये हमारा एंटीथेसिस का एग्जांपल हो गया, है ना। तो इजी था ये यूनिट। तो इसी टॉपिक के साथ देखो हमारा ये यूनिट यहीं ख़त्म होता है। तो इस यूनिट में हमने क्या क्या पढ़ा? देखो आयरनी पढ़ा, तो आयरनी के अंदर हमारे पास आयरनी ऑफ सिचुएशन था, आयरनिक कॉन्ट्रास्ट था, आयरनी इन सटायर था, फिर उसके बाद अगला टॉपिक पैराडॉक्स था, देन एंटीथेसिस। तो यूनिट 7 में हमारे पास फिगर ऑफ स्पीच सेकंड पार्ट में हमारे पास इतने टॉपिक्स थे। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा भी समझ आया, ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स के भी डाउट्स क्लियर हों। और अगर आप मेरे साथ ऐसे ही फर्दर पढ़ते रहना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।